खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है उन चीजों पर जिनको हम लोक लुभावन तो कहते हैं, लेकिन जब खुद को लेने का मौका आता है उन चीजों को, उन योजनाओं को, तो हम खुद को एक अलग पाले में खड़ा हुआ देखते हैं। लेते हुए फ्री की चीज, फ्री की घोषणाएं, फ्री की योजनाएं हमें अच्छा लगता है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर, दूसरा हमारे एक व्यवस्था जो एक चुनावी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर इसका कितना बड़ा असर होता है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है कि इलेक्शन से पहले फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणाएं क्यों की जाती हैं, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार ये टिप्पणी करनी पड़ी। पहली बार टिप्पणी नहीं है, इससे पहले भी टिप्पणी की जा चुकी है ईसी से, और इसके अलावा राजनीतिक दलों के अलावा केंद्र सरकार से भी नोटिस के जरिए जवाब मांगा जा चुका है कि क्यों इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं। अलग अलग तरह का इनको नाम दिया जाता है, कभी संबल नाम दिया जाता है, कभी सम्मान नाम दिया जाता है, लेकिन क्या ये रेवड़ियां हैं या फिर रिश्वत की चाशनी में लपेटी हुई घोषणाएं? क्यों ये घोषणाएं की जाती हैं? क्या इनका सिर्फ एक सियासी मकसद है या फिर जैसा राजनीतिक दल कहते हैं कि वो जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों को लाभ देना चाहते हैं, इसलिए वो ये घोषणाएं कर रहे हैं? एक मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है विशेषज्ञों का, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। राजीव जी, आपसे इसलिए टिप्पणी की शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक न्याय की बात करती है, और वो कोई टिप्पणियां करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी वजह होती है, संवैधानिक कारण तो होता ही है, लेकिन जो मूल अवधारणाएं हैं हमारे, चाहे समाज की बात करें, राजनीति की बात करें, संविधान की बात करें, सारी चीजों को निचोड़ के तौर पर सामने लाती है और अपना कोई फैसला सुनाती है या फिर कोई टिप्पणी करती है। आप इस टिप्पणी को किस नजरिए से देखते हैं और क्या लगता है कि कई बार पिछली जो टिप्पणियां हैं उसके बाद एक और टिप्पणी, किसी तरह का इससे कोई बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, ये राजनीतिक दलों के लिए एक सबक के रूप में इस टिप्पणी को देखा जा सकता है। तो राजनीतिक दल जब सत्ता पाने के लिए जिस तरीके का जो मुफ्तखोरी की जो लोगों को आदत डाल रहे हैं, वो बड़ी गंभीर है। ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, रिजर्व बैंक भी और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं देश के, वो भी इन चीजों पर कई बार आपत्ति जता चुके हैं। लेकिन राजनीतिक दलों का क्या मकसद रहता है कि उनको सत्ता हासिल करनी होती है, तो उस रूप में वो कहीं ना कहीं ये मुफ्त रेवड़ियां जिसको कहा जाता है कि उस तरीके की चीजें कर देते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की कमजोरी है। जब वो सत्ता में आ जाते हैं, जब उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिस तरीके से वो करते हैं, ये ठीक है। हमारे समाज में एक जरूरतमंद वर्ग भी होता है, उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब सत्ता की दौड़ होती है, जब सत्ता प्राप्ति की कोशिश की जाती है, तो राजनीतिक दल तरह तरह की घोषणाएं कर देते हैं। तो उसका आर्थिक भार तो आम जनता पे ही पड़ता है। अब आप देखिए, राजनीतिक दलों को जहाँ चीजों में सुधार करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में या स्वास्थ्य व्यवस्था में, इनको सरकारीकरण करना चाहिए। इनका मुफ्त लोगों को चिकित्सा उपलब्ध हो सके, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस पे राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन वो करते जाते हैं। तो उनका ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कई कारण होते हैं प्रभात जी। क्योंकि आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पहले सरकारी व्यवस्थाएं होती थी, सरकारी बसें चलती थी, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्याएं घटती गई। कई राज्यों में जो स्टेट रोडवेज होती है, वो बंद होने की कगार पे आ गई। राजस्थान में भी स्थिति ऐसी है। तो ये जो प्राइवेट हाथों में जाएगी, सरकारी बसें बहुत कम रह जाएगी। फिर सरकार घोषणा कर देती कि हम इसमें फलाने वर्ग को, या जैसे दिल्ली में ही घोषणा कर दी है आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि महिलाओं को मुफ्त राइड दी जाएगी। तो ये सब चीजें, अब मुफ्त राइड किसको दी जाए? जो जरूरतमंद है उसको तो दी जा सकती है, लेकिन एक सभी लोगों को कर दी जाती है। ये ठीक है, जनता तो इससे लोक लुभावन होती है, वो उसमें जाती है। अब जैसे कि वरिष्ठ तीर्थ यात्री योजनाएं शुरू कई सरकारों ने कर रखी, कई राज्यों में ये योजना चलती है। लेकिन तीर्थ यात्रा, राजकुमार जी भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे तो अच्छे पुराने मित्र हैं, ये लोग अपने पैसों से तीर्थ यात्रा करते थे, तो उसका लाभ कोई बीच में दे देता था। हमारे यहाँ एक रामदेवरा का मेला लगता है, आप देखिए, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी दलित समुदाय की रहती है, लेकिन वो किसी से पैसा, वहां लोग अपनी मर्जी से भंडारा लगाते हैं। वहां से लोग जब वापसी करते हैं, तो रेलवे और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, उसकी आय दुगना हो जाती है। क्योंकि वो लोग जो लौटते हैं, तो एक की जगह 2 टिकट लेते हैं। वो 2 टिकट इसलिए लेते हैं कि उनकी मान्यता है, उनकी आस्था है कि वो जो बाबा रामदेव है उनके साथ आ रहे हैं, वो उनको ले जा रहे हैं। जो उनका चित्र या उनकी मूर्ति है, जो जिस तरीके की भी उनकी आस्था है, तो वो लाते हैं। और
अब सरकारें तीर्थ यात्रा करा रही हैं, ये ठीक है, उसमें कहीं सब्सिडी दे दे, कहीं मुफ्त यात्रा। ये लोगों को भी, जो बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आते हैं कि ये तीर्थ करेंगे तो हम हमारे पैसों से, कुछ दान पुण्य करेंगे तो हमारे पैसों से ही करेंगे, तो वो एक चीज है। लेकिन सरकारें हैं तो घोषणाएं लंबी चौड़ी कर देती हैं। अब तीर्थ यात्रा पे कौन जाता है? जो जरूरतमंद है वो जा नहीं पाता। आप और हम सब जानते हैं कि जो चीजें मुफ्तखोरी की आदत लगा दी जाती है, जो संपन्न वर्ग उस चीजों का लाभ उठाता है। आप सब्सिडी देते हैं। आप ये जो भाजपा सरकार जब 2014 में पहली बार सत्ता में आई थी, तो रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़े, तो काफी लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी। बाद में लोगों को दूसरी सरकारें कहने लग गई कि हम तो 500 रुपए में देंगे, 450 में देंगे। लेकिन ठीक है, जो जरूरतमंद है उसी को दीजिए। तो ये सब चीजें आर्थिक जो सेहत है, जिसको कह सकते हैं कि जो सरकारों की आर्थिक सेहत है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो कर्जा जो माना जा रहा है वो पंजाब सरकार पर है। मतलब 40 से 45% जो है वो कर्जा उस पर है। फिर उसके बाद कई सरकारें हैं, सरकारों का कई राज्य सरकारें जो हैं वो उस कर्जे में डूब रही हैं। तो जो और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना जो सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, वो उस पर कतई ध्यान नहीं देती हैं। आप देखिए लोगों को जहाँ रोजगार के उपलब्ध कराना है, वर्क फोर्स की कमी होती जा रही है। एक रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कुछ समय पहले, तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके के फ्री बीज सिस्टम, जो मुफ्तखोरी की आदत लगा दी लोगों को, मुफ्त राशन मिलेगा, ये इतने पैसे मिलेंगे, महिलाओं को ये चीज मिलेगी, वो सब चीजें मुफ्त। तो जो एक वर्क फोर्स होनी चाहिए देश में, उसकी कमी निरंतर महसूस की जाने लगी है, क्योंकि लोग अब काम नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संदर्भ भी इसी में है कि आप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराइए, काम करने की आदत पड़ रही, काम करने की आदत उनकी छूटती जा रही है। जब उनको लग रहा है कि घर बैठे मुझे राशन मिल रहा है, घर बैठे फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, तो मुझे काम करने की जरूरत है। वाकई सही है। मैं इसमें एक ही चीज जो और जोड़ दूं, पंजाब में सबसे ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है। यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग वहां जाता था। वहां का किसान मतलब इतना संपन्न था कि वो जो कटाई या जो और खेती हर जो काम होते हैं, उनके लिए बाहर से मजदूर जाते। अब लेकिन वहां मजदूरों का टोटा पड़ने लग गया। जो वर्क फोर्स की कमी देश में होने लग जाएगी, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो आने वाले समय की पीढ़ियों को भुगतना ही पड़ेगा। जी प्रभात जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, नई पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी से ही सीखती है। उनको भी आदत पड़ती है कि जब घर बैठे आदमी को पैसा मिल रहा है, घर बैठे काम करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो इसका आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अटल जी, अक्टूबर का महीना था पिछले साल का, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा था, इलेक्शन कमीशन को भी भेजा था, क्योंकि इलेक्शनों का माहौल चल रहा था, और एक नोटिस केंद्र सरकार को भी भेजा था। आपको क्यों नहीं लगता कि मुफ्त की घोषणाएं करने वाले ना सिर्फ नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए, बल्कि उन राजनीतिक दलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी मान्यता रद्द होनी चाहिए? अगर इस तरह की कोई सख्त कदम उठाने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत ही ना पड़े। प्रभात जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली क्या है, या तो इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों टिप्पणियां ना करके और ये बहुत स्पष्ट कोई निर्देश दे इस विषय को लेकर के। क्योंकि आपने अभी सुना, जैसा कि माननीय ने कहा, वो बात काफी हद तक ठीक है। देखिए, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, उसमें एक कहावत है कि तेल तो तिलों में से ही निकलता है। तो बेसिकली आपको अपना राज्य का बजट देखना पड़ेगा। अब पहले आप देखिए कि पंजाब सरकार का बता रहे 3,78,000 करोड़ के आसपास का कर्ज हो चुका, प्रति व्यक्ति अगर माने तो 1,10,000। ऐसे ही राजस्थान का भी 5,89,000 करोड़ का कर्ज था। इशू क्या आता है? इशू ये कि आप दिव्यांग को दीजिए, वृद्ध लोगों को सोशल सिक्योरिटी दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, और आप सब्सिडी भी दीजिए जो वंचित है, जो महिलाएं हैं, वंचित हैं, जो कि वास्तव में लगता है कि उनको एक रिलीफ दे सकते हैं अपन, बट उसको फ्री बीज की तरह ना दे। लेकिन कई बार अगर आप देखेंगे तो ये राजनीतिक मजबूरियों भी हो जाती हैं, और इसका इम्पैक्ट देश पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बट उसके लिए
देखिए, मतलब बेसिकली कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका, और ये इलेक्शन कमीशन भी ये रख सकता है कि भाई जो भी पार्टी है पहले अपना मैनिफेस्टो बनाओ और पहले उस मैनिफेस्टो को क्लियर कराओ, तो वो मैनिफेस्टो क्लैरिटी आ जाएगी उसकी कि इसके अंदर कोई ऐसी फ्री बीज तो नहीं है जो केवल लालच के रूप में दी गई है। वो कहीं ना कहीं एक स्वायत्त संस्था है जो निर्णय करे कि भाई इलेक्शन से पहले ये आप अपना निर्णय दो, अपना ये दीजिए, और अगर ये हमें लगता है कि ठीक है वेलफेयर के लिए ही है तो ठीक है, और वरना इस पे रोक लगाई जाए। तो हम, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग भी उसके अंदर किसी तरह की आपत्ति दर्ज करेंगे। राजकुमार जी, मेरे ख्याल से जो बात कही जा रही है मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि फ्रीबीज की एक परिभाषा को तय करना जरूरी है। अगर हम उसके अलग अलग नाम दे दें, कभी तो हम उसको सम्मान योजना दे दें, कभी संबल योजना दे दें, और ये चीज क्या है कि कैश बेनिफिट देना सबसे घातक ये है बनस्पति इसके कि हम वो एक पूरे समाज को लाभ दें, सार्वजनिक जो हमारी सुविधाएं हैं उनमें हम उस लाभ को आम जनता तक पहुंचाएं, बनस्पति इसके कि हम कैश डिलीवर करें 1100 से 2100, 2100 से 2500, और एक फिर ये सियासी मजबूरी, जैसा अटल खंडेलवाल जी ने कहा कि एक राजनीतिक दल अगर किसी तरह की कोई घोषणा कर देता है तो उनकी ये सियासी मजबूरी हो जाती है कि उन्हें अब वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए उसमें 150 रुपए बढ़ाकर देने की घोषणा करनी पड़ती है किसी और की वजह से। प्रभात जी, जन टीवी के ऊपर सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को आज उठाया है, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के घोषणा करने पर रोक लगाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव के वक्त ऐसी कोई घोषणा करे तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि और धर्म निभाने की बजाय ये सबसे महत्वपूर्ण धर्म निभाए कि चुनाव के दौरान कोई भी अपने घोषणा पत्र में किसी भी लालच के रूप में, किसी भी प्रलोभन के रूप में कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं करेगा। चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे किसी केंद्र में हो, वो किसी छात्र छात्रा की पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, किसी बुजुर्ग को यात्रा कराना चाहते हैं, किसी को मेडिकल सुविधा देना चाहते हैं, किसी को कच्ची बस्ती वाले को, किसी गरीब को घर देना चाहते हैं, या भूखे को भोजन कराना चाहते हैं। जिसके घर नहीं है उसको घर दीजिए, जो भूखा है उसको भोजन दीजिए, जिसको इलाज नहीं इलाज कराइए, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है उसको शिक्षा कराइए। लेकिन ये चुनाव के दौरान जो प्रलोभन देते हैं, इस पे तो निर्वाचन आयोग को रोक लगानी चाहिए। होता क्या है कि बिजली फ्री है, चुनाव के दौरान घोषणा, पानी फ्री, चुनाव के दौरान घोषणा, 2100 देंगे, 2500 देंगे, ये सब चुनाव के दौरान जो घोषणाएं होती है, इस पे तो निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात मदद करने की, तो सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, मदद करना अलग बात है। मदद तो आदिकाल से भी करते आ रहे हैं हम लोग, मदद तो हमेशा करते हैं। आपको ध्यान होगा प्रभात जी, हमारे घर में शादी होती है तो एक भात का कार्यक्रम होता है। भात कार्यक्रम का मतलब होता है कि पियर पक्ष के लोग अमुक बच्चे की शादी के अंदर भात देकर के बच्ची की या बच्चे की जो भी हो उसमें मदद करते हैं। तो मदद करना अलग बात है, लेकिन दहेज देना अलग बात है। तो ये जो परंपरा चल पड़ी है, ये दहेज टाइप की परंपरा हो गई है। मेरा एक सवाल बीच में इसमें, आपको क्या लगता है राजनीतिक दलों को अगर इसमें पहल करने के लिए कहा जाए तो क्या कांग्रेस अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगी इस चीज को लेकर? वो आगे ये क्या सुनिश्चित माना जाए कि कांग्रेस आने वाले वक्त में चाहे कोई दूसरी पार्टी घोषणा करे वो नहीं करेगी? क्योंकि ऐसा इतिहास अगर हम देखते हैं ना, हालांकि 1954 से 1950 के आसपास, 1950 के दशक से हम मान के चलते हैं, दक्षिण भारत में मद्रास स्टेट उस वक्त हुआ करता था, वहां के सीएम ने घोषणाओं की शुरुआत की थी। उत्तर भारत में 90 के दशक में पंजाब से यहाँ पर ये शुरुआत, ये अब मैं तो इसको वायरस ही कहूंगा कि ये वायरस जो है उत्तर भारत में 90 के दशक में यहाँ पर आ गया, और सभी राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। देखिए, इस वायरस का इलाज तो सुप्रीम कोर्ट को करने की बजाय निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने तो जो आदेश दिया है या अपनी इच्छा जाहिर की है, उसको मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग तमाम चुनावों पर इस तरह का रोक लगा दे, तो चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे बीजेपी होगी, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य होगा, चाहे पंचायत का चुनाव होगा, और चाहे पार्षद का चुनाव, चाहे एमएलए, चाहे एमपी का हो, कोई भी उम्मीदवार जब ऐसी घोषणा करेगा तो निर्वाचन आयोग के मापदंडों के आधार पर घोषणा ही नहीं कर पाएगा। उसमें पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जब निर्वाचन आयोग कोई गाइडलाइन जारी कर देगा तो उसके बाद ही ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता क्या है प्रभात जी, आप देखते हैं निर्वाचन आयोग ने कहा कि 3 करोड़ रुपए में एमपी का चुनाव लड़ा जाएगा, और लड़ता है वो 60 करोड़ रुपए के अंदर, और 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाते हैं। और दिखाते क्या है कि केवल 17 चाय मेरे यहाँ रोज बिक रही है, 1300 रुपए का ट्रेड लगा हुआ है। जितना खर्चा वो रोज का दिखाते हैं, उतना खर्चा तो पर मिनट होता है एक चुनाव लड़ने वाले के। लेकिन हम निर्वाचन आयोग आंख बंद कर लेते हैं,
और जब निर्वाचन आयोग आंख बंद कर लेते तो पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठाती है। तो आपके चैनल पे मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा, इस तरह की जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात इच्छा जाहिर की है, जो गाइडलाइन जारी की है, आप निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है वो गाइडलाइन जारी करे और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसका सम्मान करें तो बेहतर होगा। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह के हार्ड डिसीजन की जरूरत है? अब देखिए, राजनीतिक दलों से जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो ईसी की तरफ देखती हैं, जैसा कि हमारे दो सम्मानित जो पैनल के सदस्य हैं उनका भी ये कहना है कि ईसी या फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी तरह का कोई फैसला लेना चाहिए। एक उदाहरण भी मैंने दिया कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर दिया जाए। क्या लगता है कि आपको इस इच्छा शक्ति के साथ हमारी न्यायपालिका या फिर हमारा इलेक्शन कमीशन काम कर सकता है आने वाले वक्त में, या फिर आपको क्या जरूरत महसूस होती है? क्योंकि देखिए, एक सीमा होती है किसी चीज की, जब आपको लगने लगेगा कि सीमा से पार चीजें होने लगी हैं, कैश डिलीवरी होने लगी है। पहले सामान के लिए घोषणाएं होती थी, लेकिन अब तो कैश को लेकर सीधी घोषणाएं होती है, लिफाफों में कैश दिया जाता है। तो ऐसे में इससे बुरे हालात तो क्या होंगे? तो आप हार्ड डिसीजन लेने का वक्त आ गया। किस तरह के हार्ड डिसीजन हो सकते हैं? देखिए प्रभात जी, इसमें तो राजनीतिक दलों की वो मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उनको संसद में इस तरीके का कानून पारित करना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट इनका तो एक अपना ऑब्जर्वेशन होता है। मैंने राजनीतिक दलों को पक्ष और विपक्ष को सिर्फ एक मुद्दे पर एक राय होते हुए देखा है, उनके पैसे बढ़ाना, उनकी सैलरीज बढ़ाना, उनकी पेंशन बढ़ाना। उसके अलावा किसी मुद्दे पर राजनीतिक दल एक राय नहीं होते। लेकिन एक आने वाले समय में यदि सरकारों की या देश की, प्रदेश की आर्थिक सेहत का ध्यान रखना होगा। हम अपने शारीरिक सेहत का तो ध्यान रखते हैं, इलाज करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, लेकिन आर्थिक सेहत भी उसके साथ बहुत जरूरी है सरकारों की, क्योंकि सरकारों को और भी काम करने होंगे। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, सड़कें बनानी होगी, बिजली पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, हर घर जल नल योजना जिस तरीके से केंद्र सरकार की अभी चल रही है। अभी आप मतलब हम ताज्जुब करेंगे कि हमारे आधी से ज्यादा आबादी को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारों को तो उस पर अपना पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए कि वहां उपलब्ध हो। और मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि जैसे जरूरतमंद जो तबका होता है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको अवसर मुहैया कराने वाली बात है। जिस तरीके से एक आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था ये है कि उसको अवसर मुहैया कराया जाता है, तो वो उस कंपटीशन में आ सके और वो अपना लाभ ले सके। तो उसी तरीके से जो फ्री बीज वाली चीजें हैं, सरकारों को ये कहीं ना कहीं देनी चाहिए। जो अक्षम लोग हैं या जो कोई काम नहीं कर पा सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मदद के रूप में ये पूर्व में भी दी जाती रही है। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले कुछ 8-10 सालों से इस तरीके का ट्रेंड चलने लगा है कि सबको ही दे दो, जो बिजली है वो सबको ही फ्री दे दो। पहले तो एक सीमित स्तर तक ये सब चीजें दी जाती थी, तो वो सीमित स्तर जो जरूरतमंद है सरकारों के लिए, इनका मतलब छटनी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकारें आराम, जैसे एक बीपीएल वर्ग बना, तो बीपीएल वर्ग को एक ये था कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे, मतलब जो गरीब भी नहीं है उससे भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सुविधाएं देना, तो उसका एक क्राइटेरिया था। अब वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि उसमें गलत लोगों का भी चयन हो गया, तो वो एक अलग चीज है। ये सरकारों की कमजोरी है कि गलत लोगों का चयन हो गया तो उनको दूर करे, लेकिन एक वर्ग तो एक ऐसा बनाया गया था कि जिसको ये सुविधाएं दी जाए। तो अब बाद में कालांतर में क्या हुआ, राजनीतिक दलों को सत्ता हासिल करना मतलब उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये फ्री बीज जो एक चीज आई। अब जब सरकारें सत्ता, जब राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं तो उनको बड़ी बुरी लगती है। अब जैसे महाराष्ट्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर का 2 दिन पहले का ही एक बयान आपने सुना हो, जो वहाँ लाड़की बहन योजना चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि अब बड़ी दिक्कत आ रही है उसको लेकर, मतलब पिछले 2 महीने का भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। अब उनको बजट भी देना है, राज्यों का बजट भी अब फरवरी मार्च में आएगा, तो जो राज्यों के वित्त मंत्री उनके सामने बड़ी मुश्किल है। जब सत्ता में आने के लिए उनके दलों ने तो घोषणा कर दी, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति जब आ रही है तो काफी चीजों में, केंद्र सरकार के बजट में ही आप देख लीजिए कि जो बजट है उनमें कटौती की गई है। जैसे पेयजल में जो हर घर जल वाला था उसमें कटौती हुई है। बहुत सी इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनके बजट में कटौती की गई है। तो कटौती का कारण जो आर्थिक जो विशेषज्ञ है वो यही मानते हैं कि फ्री बीज वाली इतनी घोषणाएं, इतना पैसा जा रहा है उनमें कि ये जो और जो मूलभूत जो सुविधाओं वाली योजनाएं हैं उनमें कहीं कमी आ रही है। आप बिजली नहीं पहुंच रही है लोगों के पास, पानी नहीं पहुंच रहा है, सड़क की नहीं है। जैसे अब दिल्ली का ही उदाहरण ले लें,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी घोषणाएं जो फ्री बीज की भी कर दी, उन्होंने सत्ता में आने के लिए, उनका ये एक मकसद था, शायद उनकी ये सोच होगी, उनकी सोच बता रहा हूं मैं, कि ये होगी कि भाई फ्री बीज से वो पुनः सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वो फ्री बीज तो देते रहे, लेकिन दूसरी और जो सुविधाएं थी, जैसे सड़कें खराब हो गई, ये अपना साफ नहीं हुई, तो उन सब चीजों पे वो चुनाव में कहीं डिफीट खा गए। तो जो घोषणाएं होती हैं राजनीतिक दलों की, उन सब की एक उम्र होती है। आपने एक बार दे दी तो दूसरा राजनीतिक दल उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मूल सुविधाएं वाली चीज है उनमें कहीं कटौती होगी तो जनता में नाराजगी वैसे ही पनपेगी, क्योंकि जो योजनाएं आप फ्री देते जा रहे हो तो उसकी एक उम्र है। एक उम्र के बाद जनता दूसरी और भी नई चीज चाहेगी कि आपने सड़क तो ठीक नहीं की, आप मेरे को 1500 रुपए ही देते आ रहे हो, उससे क्या होता है, सड़क जहाँ मैं चलता हूँ नारकीय जीवन जी रहा हूँ, स्वास्थ्य खराब हो रहा है मेरा। तो वो सब चीजों, जहाँ ये स्वास्थ्य और शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है, ये मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिए हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो चाहे पैसे वाला हो। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारें इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है। आप देखिए कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए, कहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, लोगों को कितना कितना पैसा देना पड़ता है, जबकि ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो इन पर ध्यान दें। सामाजिक सुरक्षा, बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ये मूलभूत जरूरतें होती है जिनको अगर पूरा करना जो सरकार, जो वास्तव में सरकार की जिम्मेदारी है। अटल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए अब हो क्या रहा है कि इन घोषणाओं की वजह से जो लोग पात्र नहीं है ना, वो भी इसका पात्र बनने के लिए कागजों में हेराफेरी करना शुरू कर देते हैं। 80 करोड़ लोगों का डेटा है जो खाद्य सुरक्षा योजना में राशन पाते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं, अब देख कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, एक तरफ तो ये बयान आते हैं कि इतने करोड़ लोग हैं वो उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, और एक तरफ 80 करोड़ लोग अभी भी राशन ले रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना में। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा कहीं पर है तो इसका मतलब ये भी है कि लोगों की जो मुफ्त को लेने की आदत है वो बढ़ रही है इन घोषणाओं की वजह से। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये बहुत घातक संकेत है, इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें और लोगों की जो हम आदत बिगाड़ रहे हैं? राजनीतिक दलों की तो आदत बिगड़ चुकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों की अगर आदत बिगड़ी तो आने वाले वक्त में राजनीतिक दलों को बहुत बड़े स्तर पर इनको लुभाने के लिए कई तरह की ऐसी घोषणाएं करनी पड़ जाएंगी जो उनकी कुव्वत से बाहर होंगी? प्रभात जी, आप जो बोल रहे हैं वो काफी हद तक तो ठीक है, लेकिन देखिए भारत जैसे विकासशील देश, और जहां पर कि काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे या जस्ट गरीबी के ऊपर, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत सोशल वेलफेयर के रूप में अगर दे दी, सपोज करिए ये मुफ्त शब्द हटा करके अगर उसको 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो उसमें कुछ एफर्ट लगते हैं। ये एफर्टलेस जो चीजें जो भी दी जा रही हैं, उसमें देखिए बात मेरी सही लगे या गलत लगे, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हेड काउंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब अन्य राजनीतिक दल इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं तो दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसमें आना ही पड़ता है। और कोशिश हमारे दल की केवल इतनी सी है कि हम इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए उसको मैनेज करते रहे और बनाते रहे या उसका विकास करते रहे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से राजीव जी ने कहा कि एक समय होगा और ये इकोनॉमिक्स सब दलों की फेल हो जाएगी, और ये सत्य है। लेकिन अब इस बात में कि जहां राजनीतिक दल की मजबूरियां शुरू हो वहां न्यायपालिका को आगे आना चाहिए, और जो जैसा कि इलेक्शन कमीशन और ये स्वायत्त संस्थाएं उनको आगे आना चाहिए। देखिए इस एक चीज और कि देश में भी नैतिकता को लेकर के जो गैप्स हैं, ये इसको भी थोड़ा सा मॉरल को ऊपर लाना चाहिए, उनको कहना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनको आवश्यकता नहीं है वो इसको छोड़ दें, तो ये नैतिकता का विषय था। तो हमारे देश में यदि नैतिकता बहुत अधिक अच्छे से इंप्रूव की जा सकती है तो आप मानिए कि बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते। लेकिन अभी भी अगर वो बने हुए तो माई राइट्स को लेकर के तो हमारे हर जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन माई ड्यूटीज को लेकर के कोई बता नहीं रहा कि भाई आखिर माई ड्यूटीज क्या है। तो बेसिकली ये जो गैप्स है ना, इसको हमें वेलफेयर भी करना है, वंचितों को भी साथ लेकर चलना है और मुख्य धारा में लाना है, गरीबों को भी बाहर निकालना है, जो कि हम करने की जितनी चेष्टा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और
भारत को भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये ध्यान रखने वाली बात है, सचेत होने वाली बात है कि भाई इसको बहुत तरीके से, और दूसरे भी जो हमारे जैसे न्यायपालिका हुई और इलेक्शन कमीशन हुए, वो उनको भी, राजनीतिक दलों को भी और जो लोग हैं उनको भी चेताना चाहिए, या अगर गंभीर परिणाम उन्हें दिख रहे हो तो उनको प्रतिज्ञा लेकर के और निर्णय भी देना चाहिए। जनता पर कुल मिलाकर आपने एक तरह से बात छोड़ी कि जनता भी खुद अपना एक नैतिक दायित्व समझे इस चीज को। खैर राजकुमार जी, आपको क्या लगता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो होता है सहायता करना, और एक ये होता है कि हम व्यक्ति को इतना सक्षम बना दें कि उसको सहायता की जरूरत ना पड़े, जिसमें हम उनको नौकरियों की बात करते हैं, उनको शिक्षा की बात करते हैं, उनको सुरक्षा की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। क्या नहीं लगता आपको कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को सक्षम बनाएं बनस्पत इसके कि हम उनको आर्थिक या फिर किसी वस्तु को लेकर या फिर किसी उपभोग करने वाली चीज को लेकर उनकी सहायता करें, वो चीज उनको सीधा मुहैया करवाएं? प्रभात जी, मदद करना अलग बात है, देश को, महिला पुरुष को, नौजवान को ताकत देना अलग बात है। ये जो मुद्दा है ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है। निर्वाचन आयोग तो पॉलिटिकल पार्टियों पे ही अंकुश लगा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे कोई छात्रा पढ़ना चाहती है, अब उसके परिवार की हालत बहुत कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, और वो इंटेलिजेंट बहुत है, तो सरकार ऐसा कोई नियम बनाए। लेकिन अब वही बात है, जब नियम बन जाते हैं तो उसमें जो अमीर लोग हैं वो रास्ता बना बना करके लाइन लग जाते हैं। तो ये तो निर्वाचन आयोग को, सरकार को, जो भी है उसको अंकुश लगाना पड़ेगा कि जब 70 साल से ऊपर के आदमी को अगर बुजुर्ग यात्रा करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। किसी को अगर मुफ्त इलाज वो ले नहीं सकता, अच्छा इलाज, अगर उसको मुफ्त इलाज करा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को इलाज के अभाव में मरने तो नहीं दिया जाएगा, किसी को भूख के अभाव में मरने भी नहीं दिया जाएगा। और कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, उसको खेलने के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो। लेकिन उसमें टैलेंट है, पढ़ने का भी उसमें टैलेंट है, तो ये तो सबको ही सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, जनता को भी सोचना पड़ेगा, और निर्वाचन आयोग को भी सोचना पड़ेगा। ये जितने भी फ्री बीच वाली जो बात है, हमारा बॉस होता है पॉलिटिकल पार्टियों का, प्रथम बॉस होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिस तरीके से लाचार हो जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए जो धन सीमा तय की जाती है उससे 20-20 गुना खर्चा कर दिया जाता है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट हो जाता है कि जो मैंने गाइडलाइन जारी की थी उसका उन्होंने पेपर में लिख के भेज दिया। क्या निर्वाचन आयोग को दिखता नहीं है कि एक चुनाव 1.5 लाख रुपए में एमएलए का चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? और अगर मैंने लड़ लिया है तो निर्वाचन आयोग को दिखना भी तो चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए चुनाव में लगाए जा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग को सब दिखता है। पॉलिटिकल पार्टियां देखिएगा, वो तो चुनाव लड़ने के लिए प्रलोभन देगी देगी, हमको तो चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, तो हम तो प्रलोभन देंगे ही देंगे। लेकिन हमसे ऊपर जो निर्वाचन आयोग होता है वो आगे कैसे मुझ लेते हैं? आप बताइए, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने के जो दिन आते हैं उससे पहले जो भी सरकार सत्ता में होती है पूरा सरकारी पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, पूरे राजस्थान के सारे होर्डिंग पोत दिए जाते हैं, अखबार पोत दिए जाते हैं, और 20-25 तक लगातार अगर अखबार पोतने लग जाए तो आप समझ एक बार फिर टीएन सेशन की जरूरत महसूस हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एजेंसियों को सख्त होने की तो जरूरत है ही, सेल्फ रेगुलेट भी होना जरूरी है, कानून का डर होना चाहिए, कानून का भी डर होना चाहिए, लेकिन अपने स्तर पर हम एक सेल्फ रेगुलेट भी अपने आप को कर सकते हैं। देखिए, सामूहिक कार्यक्रम है, हम सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन पर नहीं छोड़ सकते। राजनीतिक दल अपने स्तर पर कुछ ऐसी चीजों को सोचें, कुछ अपने स्तर पर कुछ अपने नियम कायदे, अपनी सीमाएं तय करें, लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि फ्रीबीज को लेकर एक स्पष्ट परिभाषा तय हो जानी चाहिए। फ्रीबीज की श्रेणी में क्या आएगा, सहायता और संबल, इनकी परिभाषाएं अलग अलग क्या है। मुझे लगता है कि इन परिभाषाओं को तय कर दिया जाए, सभी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी समझें, नैतिक जिम्मेदारी समझें, तो इस फ्रीबीज की जो ये जो वायरस है, एक तरह से मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में, खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।